नमस्कार। हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं तुर्की सीरिया बॉर्डर से और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये इलाका तुर्की में पड़ता है और यहां पर मौजूद है टोल गेट। ये वही गेट है जिसको खुलवाने के लिए लगातार तुर्की पर दबाव था और बाकायदा दमास्कस की जो सरकार है, बशर अल असद की जो सरकार है, वो भी लगातार दबाव बना रही थी तुर्की सरकार पर कि ये गेट और इस प्रकार के जितने और गेट्स हैं उनको खोला जाए, जितने ज्यादा से ज्यादा मदद सीरिया पहुंच सके। अब आप देख सकते हैं मेरे राइट में 3 ट्रक्स खड़े हैं। इन ट्रक्स के अंदर जो एनजीओ, जो फाउंडेशन ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं, जो मदद भेज रहे हैं, वो सामग्री है इनके अंदर। बाकायदा कफन के कपड़े तक हैं, दवाइयां हैं और जो जरूरत के सामान है, खाने पीने की सामग्रियां हैं, पानी की बोतलें हैं। इस तरह के तमाम ट्रक्स जो हैं, ये तस्वीर जो टोल गेट की इस वक्त है वो ये है कि इस तरह के तमाम ट्रक्स हैं वो तुर्की के सीमा की तरफ खड़े रहते हैं और जैसे ही फॉर्मेलिटीज पूरी होती हैं इन ट्रक्स को यहां से छोड़ा जाता है। काफी दबाव था सरकार पर, खासतौर पर तुर्की की सरकार पे कि गेट्स खोलें क्योंकि मदद पहुंच सके सीरिया में। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त सीरिया जो है वो 3 ताकतों द्वारा संचालित है। कुछ इलाका कर्ड्स के पास है, कुछ इलाका रेबल फोर्सेस के पास है जो कि तुर्की सरकार की मदद से वहां पे काम करते हैं, और एक बड़ा इलाका है वो सीरियन सरकार के पास है जो कि दमास्कस से ऑपरेट करते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो यही आ रही है कि आधी जो सप्लाईज है वो दमास्कस पहुंचती हैं, तो क्या वहां की जो सरकार है वो और इलाकों में बांटेगी सप्लाईज को? फिर उसके बाद जो सप्लाईज तुर्की भेजते हैं वो तुर्की के द्वारा संचालित कंट्रोल जो इलाके हैं उनके रेबल फोर्सेस द्वारा वहां पहुंचते हैं, तो क्या वहां की सप्लाई दमास्कस पहुंचेंगी? इसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि दमास्कस की सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया है कि और इलाकों में भी वो ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेंगे। यहीं आपको बता दें कि भारत ने भी 2 इंडियन एयरफोर्स के जहाज भेजे हैं, C-130 एयरक्राफ्ट भेजे हैं सीरिया मेडिकल सप्लाईज के साथ, जरूरत की चीजों के साथ, कपड़ों के साथ, कि लोगों की मदद की जा सके। और एक जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त सीरिया के सामने है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शन लगा रखा है सीरिया में। इस वजह से कई देश सामने से आके मदद नहीं कर पा रहे हैं और खुद बशर अल असद भी एक तरीके से बैकफुट पे हैं क्योंकि उनकी पूरी जो लड़ाई रही है वो अमेरिका के खिलाफ रही है। अब अमेरिका से मदद मांगना, पश्चिमी ताकतों से मदद मांगना उनको भी नागवारा गुजर रहा है। पर हालात कुछ ऐसे हैं कि मदद लेनी ही पड़ेगी। हालांकि यूनाइटेड नेशंस के जो प्रतिनिधि हैं सीरिया में, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि हर प्रकार से मदद पहुंचेगी, कोई भी सैंक्शन इस वक्त यहां पे काम नहीं करेगा, जिसको जो मदद भेजनी भेजे। वहीं दूसरी ओर व्हाइट हेलमेट्स जो कि सीरियन सिविल डिफेंस की बॉडी है जो रेस्क्यू वर्क कर रही है, उसने बताया है कि रेस्क्यू के सारे काम रोके जा चुके हैं क्योंकि 160 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब जिंदा बचने की जो उम्मीदें हैं वो कम है। वहीं यूके ने व्हाइट हेलमेट्स का जो फंड है वो बढ़ा दिया है 3 बिलियन यूरो, जिसमें उनको और आसानी से और अच्छे से वो रेस्क्यू वर्क कर पाए। एक यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि सीरिया में इतनी तबाही हुई है कि 1 दशक से ज्यादा का वक्त बीत जाएगा पूरे देश को फिर से बनाने में, क्योंकि ऑलरेडी सीरिया में 4 मिलियन से ऊपर लोग ह्यूमैनिटेरियन एड पे रिलाय कर रहे थे। अब 5 मिलियन लोग उस सूची में और ऐड हो गए। वहीं अगर तुर्की की बात करें तो 3 से 4 साल लग जाएंगे तुर्की को भी बनाने में। शेल्टर होम तुर्की में ADAF ने बना रखे हैं। 65 से ज्यादा कंट्रीज से मदद पहुंची है। बहुत ही आनंद फानंद में रेस्क्यू वर्क चल रहे हैं, लेकिन अभी जो मौत का टोटल आंकड़ा है वो 35,000 क्रॉस कर चुका है तुर्की और सीरिया में। हालत बद से बदतर है और इस कोल्ड में, इस ठंड में और दिक्कतें आ रही रेस्क्यू टीम्स को काम करने में। यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत डिले भी हुए, बहुत सारी रेस्क्यू टीम्स लगी हुई हैं, लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को बचाया भी जा चुका है 160-165 घंटों के बाद भी। अगर आपको हमारी ये ब्रॉडकास्ट अच्छी लगी तो आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।